थंबनेल पढ़ा ना, फोटोग्राफिक मेमोरी, मोटर मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं। आइए आज के वीडियो में मेमोरी को कंप्लीटली डिकोड कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो पढ़ाई करते हैं वो स्टूडेंट्स को सारा सब कुछ एक ही बार सीखने और पढ़ने से कैसे याद रह जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए ही बना है। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को इस मेथड से ये वीडियो बता के ये वीडियो में दिखाई गई स्टेप्स को सिखाते फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करवा सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को हाईली एफिशिएंट बना सकते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं मेमोरी को। मेरा नाम है हार्दिक ब्रह्मभट्ट और मैं एक ऑथर हूं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट हूं और उसके साथ एक टीचर भी हूं। स्वामी विवेकानंद को तो सब जानते होंगे। उनका एक फेमस इंसिडेंस है। वो रात को एक लाइब्रेरियन के पास जाते हैं। लाइब्रेरियन को कहा कि कुछ बुक्स मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। लाइब्रेरियन ने 10 या 15 बुक्स का एक बंच दे दिया और सुबह होते ही स्वामी विवेकानंद जी ने वो पूरा बंच लाइब्रेरियन को वापस दे दिया। अब उसे लगा कि अगर बुक पर पढ़नी ही नहीं थी तो मुझसे मेहनत क्यों करवाई निकलवाने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अरे सारी बुक्स मैंने पढ़ ली है, अगर आप चाहे तो पेज नंबर बोलिए और उस पर क्या क्या लिखा है, कौन से पैराग्राफ में कौन सी लाइन लिखी है, वो मैं सब कुछ आपको बोल के बता सकता हूँ। उसने एक दो बुक्स ओपन करके पेज नंबर कहे और स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से पेज पर क्या लिखा है वो कंप्लीट उनको बोल के सुना दिया। तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी का एक इंसिडेंस है। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है। मतलब एक ही बार पढ़ने से वो कंप्लीट पेज, कंप्लीट डिटेल आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाती है। क्या आप इसको डेवलप करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में ऐसी डिफरेंट मेथड्स बताई जाएंगे साइंटिफिकली, उसके स्टेप्स आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करना बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ये सिंपल स्टेप्स होते हैं। ये अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो हमारी खुद की भी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो सकती है। आप सब जानते होंगे कि हम सबके पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं जिनको मेमोरी सेल्स या फिर ब्रेन सेल्स कहा जाता है। एक्चुअली में ये ब्रेन सेल्स ही मेमोरी का या फिर स्टोरेज का काम करते हैं। इसके लिए आइए समझते हैं डेटा स्टोरेज का एक सिंपल एग्जांपल। आप सब जानते हैं आजकल सब लोग कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज करते हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोरेज के लिए मेमोरी दी जाती है। तो एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग जो है वो सारे डेटा को स्टोर करता है। फर्क इतना है कि हम जो कंप्यूटर है उस डेटा को जब चाहे तब उस फोल्डर में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे दिमाग में भी कंप्लीट डेटा स्टोर तो है ही, लेकिन हमें कौन से दिन कौन से डेटा को कहां पर हमने रखा था और उसको कब लाकर वापस हमें देखना है, वो चीजें हमें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। इसलिए हम उस डेटा को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब उस डेटा को प्रॉपर एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अब आपको जानने की जरूरत होगी कि हमारे मेमोरी सेल्स या फिर ब्रेन सेल्स काम करते कैसे हैं। इस आउटर डेटा को अपने अंदर वो स्टोर करते कैसे हैं और कितने दिनों तक उसको स्टोर करके रखते हैं। सबसे पहले हमारा जो माइंड है वो 5 सेंसेस पर डेटा इनपुट में स्टोर कर लेता है। 5 सेंसेस में सबसे पहले आती हैं हमारी आंखें। हम जो देखते हैं वो डेटा हमारी रेटिना के थ्रू, हमारी जो प्यूपिल है, लेंस है, उसके जरिए जो लाइट रेज होते हैं वो हमारी रेटिना पर जाते हैं। रेटिना से एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है। हमारा ब्रेन उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में वो स्टोर करेगा और पूरा डेटा भेज देगा न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स उसके कलर, उसके साइज, उसके शेप सबको इलेक्ट्रिकल डेटा के फॉर्म में स्टोर रखते हैं। वैसे ही हमारे कान जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे कान के अंदर जो पर्दा होता है डायफ्राम के जैसे काम करता है। उस डायफ्राम के जरिए जो साउंड वेव्स हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारा ब्रेन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा। ऐसे ही हमारी स्किन जो सेंस करती है, फील करती है, जिस जिस तरह के डिफरेंट टच होते हैं
उस हर एक तरह के टच को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे न्यूरॉन्स के जरिए वो स्टोर करता है। ऐसे ही हमारी जो स्मेल सेंसेस है, फिर हमारी टंग मतलब कि टेस्ट जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमारा न्यूरॉन नेटवर्क स्टोर करता है। मतलब कि आप हर एक एक्सपीरियंस को अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और मैग्नेटिक सिग्नल्स के जरिए ही ब्रेन में पहुंचाते हैं। और ब्रेन में स्टोरेज के दो ही रास्ते हैं, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल के जरिए ही काम करता है। इसीलिए जब हमारा बॉडी कोई मेडिकल चेकअप के लिए जाएगा तो एमआरआई ब्रेन में के लिए होते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, रेजोनेंस या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब कि ईसीजी, इन दोनों के जरिए ही सारा डेटा, सारा रिसर्च डॉक्टर रिपोर्ट्स के जरिए चेक करेगा। अल्टीमेटली हमारा जो भी आउटर एक्सपीरियंस है वो न्यूरॉन्स में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ही स्टोर होता है। इन सारी डिफरेंट सेंसेस के जरिए जो हम आउटर सराउंडिंग्स को या फिर हमारे बाहर के आसपास के वातावरण को हम सेंस करके डेटा को अंदर लेते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है उस ये सारे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के जरिए इंटरनली स्टोर करता है। हर एक डिफरेंट एक्शंस के लिए, हर एक डिफरेंट एसेंस के लिए, हर एक डिफरेंट थॉट के लिए हमारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं और उस सारे डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। और ये मैं नहीं, जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं या फिर न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये उनका साइंटिफिक रिसर्च है। मतलब हम अपनी आसपास की दुनिया को जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उन सबको हर बार हमारे ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस हम स्टोर करते ही रहते हैं। अब आप उसको याद करो या ना करो, वो एक बार अंदर गया मतलब वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। कैसे होता है? तो हमारे 1000 से ज्यादा न्यूरॉन्स, मान लो कोई आपने थॉट किया या फिर कोई चीज देखी, तो उसकी इमेज, उसका साउंड, उसका आपके साथ का एक्सपीरियंस और आपके इमोशंस के साथ वो कंप्लीट डेटा 1000 से ज्यादा न्यूरॉन्स डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन के अंदर किसी एक जगह पर स्टोर करेंगे, सेव रखेंगे और पूरी जिंदगी तक अगर वो क्लस्टर किसी और न्यूरॉन के जरिए डिस्टर्ब नहीं हुआ तो वो डेटा आप जब तक जिएंगे ना तब तक वहीं का वहीं रहेगा। मतलब जन्म लिया ना तब से आज तक जो भी महसूस किया है, जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो सब कुछ आपके ब्रेन में ऑलरेडी है। और ये मैं नहीं, ये सारे न्यूरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि जो हम फोकस करते हैं वो तो ऑलरेडी रखेगा ही, लेकिन हम जो फोकस नहीं भी करते, मतलब हमारा ध्यान कहीं और है और कोई हमारे आसपास से आकर गुजर गया, तो वो डेटा भी हमारा ब्रेन रखता है। और ये चीजें जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम किसी भी क्लाइंट को लेकर जाते हैं तो वो सुपर कॉन्शियस लेवल पर आके अपने आसपास का, अपने टाइम से पहले का और उसके पीछे का सारा डेटा अपने विजन से देख भी सकता है। मतलब वो ऑलरेडी अपने सबकॉन्शियस में वो स्टोर करके रखता है। इसका मतलब ये है कि हमारी भी मेमोरी स्वामी विवेकानंद के जैसे ही फोटोग्राफिक मेमोरी ऑलरेडी है। तो फिर दिक्कत ये है कि स्वामी विवेकानंद जब चाहे तब रिकॉल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास वैसे ही टेक्निक्स नहीं है। तो आइए जानते हैं अब क्या करना। हमने ये समझ लिया कि न्यूरॉन्स में जो डेटा एक बार अंदर गया वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, उसमें डिलीट का ऑप्शन होता ही नहीं है। हाँ, हमारे मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर्स में ये ऑप्शन रहता है, लेकिन हमारे ब्रेन के पास वो डिलीट का ऑप्शन है ही नहीं। जो अंदर गया वो लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। अब हमें जब चाहिए तब उसको रिकॉल करने की प्रोसीजर सीखते हैं। प्रोसीजर समझने के लिए सबसे पहले आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी समझने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है और वो हमें याद कैसे रहने लगता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तब उसका डेटा आपके न्यूरॉन्स 7000 क्लस्टर के फॉर्म में बनाते रहते हैं। जब भी वही एक्शन आप रिपीट करोगे तो दूसरे 7000 न्यूरॉन्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। बार बार रिपीटेशन से वो न्यूरॉन का एक बड़ा सा क्लस्टर बन जाएगा। जब हमारे ब्रेन को ये लगेगा कि ये एक्शंस बार बार रिपीट हो रही है, इसके लिए हमारे बॉडी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
तब माइलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। वो माइलिन उस क्लस्टर के आसपास कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर इंसुलेशन क्रिएट कर देता है, जिससे वो जो क्लस्टर बना है वो कभी भी ब्रेक ना हो। मतलब दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी में ये माइलिन केमिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो ही वो उस क्लस्टर को लाइफ लॉन्ग तक सेफ रखता है। अब हमें ये समझना है कि ये माइलिन निकलता, रिलीज कैसे होता है। जब भी आप कोई भी काम दिल से करेंगे, और साइंटिफिक वे में अगर कहूं तो हाई इंटेंसिटी इमोशंस से करेंगे, तब वो माइलिन हाई सोर्स ऑफ एनर्जी से वो रिलीज होगा। मतलब कि हमने एक बड़ा सा फ्लो माइलिन का हमारे न्यूरॉन्स के लिए छोड़ दिया, सारे दरवाजे ओपन कर दिए, तो जैसे एक बड़ी सी रिवर एक साथ फ्लो होके पूरे नगर में या शहर में फैल जाती है, ऐसे ही सारे क्लस्टर्स में ये जो फ्लो ऑफ माइलिन है वो फैलने लगता है, जिससे जितने भी क्लस्टर्स बने हैं उन सबके आसपास इंसुलेशंस बन जाए और वो लाइफ लॉन्ग तक सेफ रहे। ऐसे ही वो माइलिन हमारे क्लस्टर को लाइफ टाइम के लिए वो फेविकॉल के जैसे चिपका देता है। मतलब जब चाहो तब आप उस क्लस्टर में सेव हुए डेटा को वापस रिकॉल करके उसे याद करके कहीं भी डिलीवर कर सको। मतलब ये माइलिन हमारी याद शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपने देखा होगा प्राचीन भारत में, हिंदू संस्कृति में मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं। जैसे बचपन में माता पिता अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराते थे, तो ये जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली उस माइलिन के फ्लो को अफेक्ट करती है। या फिर अश्वगंधा है, ऐसी बहुत सारी औषधि है जो इस माइलिन के फ्लो को सडनली इंक्रीज कर देती है, ताकि जब भी न्यूरॉन्स का कोई क्लस्टर बनने लगे तब वो माइलिन हाई लेवल का फ्लो होके उसके आसपास इंसुलेशन बना दे। मतलब ये जो सारी प्रोसीजर है वो कंप्लीटली माइलिन के रिलीज के लिए है। अब हमने ये समझ लिया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, माइलिन कैसे काम करता है। अब बात आई उसके रिकॉल की। तो रिकॉल के लिए एक बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है जो हमें ना स्कूल, ना कॉलेजेस और ना कहीं भी एजुकेशनल लेवल पर सिखाया जाता है, ना किसी टेक्स्ट बुक में होता है। ये टाइम टेस्टेड है। शायद आपने सुना होगा प्राचीन भारत में सिर्फ 2 तरह से एजुकेशन दिया जाता है, या फिर गुरु से शिष्य परंपरा तक वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे बढ़ता था। फर्स्ट टाइप है श्रुति और सेकंड टाइप है स्मृति। मतलब हमारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी शास्त्र हैं वो इसी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे बढ़े हैं। सबसे पहले श्रुति का मतलब ये है कि गुरु जो है वो जो श्लोक्स होते हैं उसके सारे मीनिंग्स शिष्य के सामने सिर्फ रिसाइट करता था, मतलब कि बोलता था। शिष्य वहां बैठ के उनको सिर्फ सुनते थे। उस टाइम पर ये जो श्लोक और वेद शास्त्र हैं उसको लिखने की परंपरा नहीं थी, इसीलिए उसको श्रुति कहा जाता है। संस्कृत में श्रुति का मतलब होता है सुनकर याद रखना। मतलब गुरु जब श्लोक्स बोलेंगे तब शिष्य को वो सुन के ही याद रखना है। इसका फर्स्ट बेनिफिट ये है कि वो सेकंड टाइम या फिर कहीं पर लिखा हुआ तो शिष्य को मिलने नहीं वाला, इसलिए वो ना चाहते हुए भी 100% अटेंटिव रहते हैं। मतलब वो अपने कान को फुल फोकस रखेंगे अपने गुरु के शब्दों को सुनने के लिए। दूसरी बात, जैसे ही वो श्लोक सुन लिया वो आंखें बंद करके थोड़ा सा अपने ध्यान की विधि में अंदर जाके अपना ध्यान एकत्रित करके उस श्लोक को इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, जिससे ये न्यूरोलॉजिकल जो नेटवर्क है उस श्लोक के साउंड्स और उस वर्डिंग्स को न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क्स में वो ट्रांसफर करने लगे। मतलब शिष्य क्या करते थे, जैसे उन्होंने श्लोक सुन लिया वो आंखें बंद करके उस श्लोक की कंप्लीट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर लेते थे, और वो इमेजेस के फॉर्म में और गुरु के जो शब्दावली है उस साउंड को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में स्टोर कर देते थे। और जब भी वो कंप्लीट स्टडी टाइम पूरा होता था तो वो जहाँ पर उनका रहने की व्यवस्था है वहाँ जाके फिर से उतना ही टाइम वो ध्यान अवस्था में बैठते थे और फिर से अपनी मेमोरी को वो रिकॉल करते थे। मतलब गुरु जी ने आज जो जो श्लोक समय कहे हैं वो फिर से स्टेप बाय स्टेप बैठ के वो फिर से याद करते रहते थे,
जिससे क्या होता है, वो रिपीटेशंस की प्रोसेस में आ जाता है। जैसे ही रिपीटेशंस की प्रोसेस में कोई भी काम आने लगेगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट होती, जो मायोलिन है, माइलिन जो केमिकल था इंसुलेशन के लिए, वो हाई लेवल का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मतलब उन्होंने क्या किया, उसी दिन का जो श्लोक की श्रुति श्रवण किया है, सुना है, उसको उन्होंने परमानेंट स्टोरेज में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही हमारे जो वेद शास्त्र है या गुरु शिष्य परंपरा थी, वो फोटोग्राफिक मेमोरी पर ही कैरी फॉरवर्ड होकर आती थी। जब फोटोग्राफिक मेमोरी आप उसको मास्टर कर ले, तब उसका नेक्स्ट वर्जन आता है मोटर मेमोरी। मोटर मेमोरी क्या है, जैसे ही हम किसी चीज के लिए शॉकिंगली रिएक्ट कर दे, उसके लिए हमने सोचा भी ना हो, फिर भी हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस से वो एक्शन डिलीवर हो जाए, तो उसको कहते हैं सिंपली मोटर मेमोरी। सर्कस में आपने बहुत सारे डिफरेंट शोज देखे होंगे जिसमें एनिमल से कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस वो हंटर वाला पर्सन करवाता है। हमें लगता है कि ये एनिमल को कैसे ट्रेन किया जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ट्रेनिंग मोटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर होती है। जब भी किसी भी एनिमल को ऐसी प्रैक्टिस करवानी है या फिर ऐसी ट्रेनिंग देनी है, तब वो इनिशियली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट के आगे के दोनों पैर उसको ऊपर करवाने हैं। तो जो हंटर वाले या फिर वो सर्कस वाले होंगे, वो पहले तो एक इंसान को एक छड़ी या स्टिक लेके खड़े रहते हैं। वो एलिफेंट उसको देखे ऐसे ही वो खड़े रहेंगे। जैसे ही वो स्टिक ऐसे ऊपर करते हैं, उसी मोमेंट पर एलिफेंट के आगे के दो पैरों पर एक शॉक दिया जाता है, जिससे एलिफेंट डर के अपने दोनों पैर को ऊपर उठा लेता है। ऐसा मिनिमम 1 महीने तक किया जाता है। तो एलिफेंट के दिमाग में एक मेमोरी स्टोर होती है कि जब भी वो सामने वाला पर्सन स्टिक ऊपर कर लेता है, तो मुझे मेरे पैरों में शॉक लगता है। अब क्या होगा, हर बार जैसे ही वो इंसान आके सामने खड़ा हो जाएगा और वो स्टिक ऊपर ले जाएगा, अपने दिमाग में एलिफेंट ये सोचेगा कि इसने स्टिक ऊपर ले गया तो मुझे शॉक लगेगा। तो वो शॉक से बचने के लिए पहले ही वो एक्शन देके अपने दोनों पैर को ऊपर उठा लेता है। अब ऐसी बार बार प्रैक्टिस करवाने की वजह से या फिर ऐसी ट्रेनिंग देने की वजह से एलिफेंट के दिमाग में वो डर बैठ जाता है कि जैसे ही इसने स्टिक ऊपर की, मेरे पैर में शॉक लगे, उससे पहले ही मैं दोनों पैरों को ऊपर उठा लूं। तो ये मोटर मेमोरी के में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 महीने के बाद एलिफेंट को शॉक देने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब वो कभी भी स्टिक ऊपर जाने के बाद दोनों पैर को नीचे नहीं रखने वाला। वो हर बार उस शॉक वाले एक्सपीरियंस को उस एक्शन के साथ कनेक्ट करके अपने दिमाग में वो रिएक्शन करने लगेगा। इसे कहते हैं मोटर मेमोरी। ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है। अगर आप कोई 2 व्हीलर अच्छे से सामने रास्ता देखते हुए चला रहे, सडनली किसी भी साइड से कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कोई एनिमल आ जाएगा और आपकी नजर भी वहां पर नहीं होगी, तो सडनली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और सीधा ब्रेक पर हाथ चला जाएगा और आप ब्रेक लगा लेंगे। तो ये आपकी बॉडी की मोटर मेमोरी बन चुकी है। जिसने अच्छे से ड्राइविंग किया है, सीखा है, उसके ये बार बार पैर जाना या हाथों से ब्रेक लग जाना, ये उसके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है वो मोटर मेमोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब आप अगर चाहो तो किसी भी एक्शन को बार बार रिपीट करके उसको मोटर मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। बस ये उस माइलिन के केमिकल का सबसे बेहतर मैजिक हो गया। हमें क्या करना है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को अगर मोटर मेमोरी में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, बार बार रिपीट करते रहिए और अपना ब्रेन, अपना सबकॉन्शियस या फिर अपने बॉडी को वो माइलिन के जरिए अपने आप वो परमानेंट स्टोरेज में शिफ्ट कर देता है। तो अब तक ये समझ में आ गया कि ये सारा खेल जो है ना, वो माइलिन केमिकल का खेल है। इसको नेचुरली बढ़ाने के लिए 3 डिफरेंट औषधिज यूज होती थी प्राचीन भारत में, जो आज भी बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। पहला है शंख पुष्पी, दूसरा ब्राह्मी और तीसरा अश्वगंधा। ये 3 औषधि रेगुलर बेसिस पर अगर कोई भी इंसान इसको लेता है एज अ दवाई, तो उसका जो माइलिन है वो अपने आप ही इंटरनली हमारी बॉडी ग्लैंड्स जो है वो अच्छे से रिलीज करने लगेगी, जिससे उनके ब्रेन सेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसुलेशन वाले क्लस्टर्स बनाएंगे,
जिससे जो चीज़ वो बच्चा पढ़ेगा वो अपने आप उसको लाइफ लॉन्ग तक याद रहने लगेगा और जब चाहेगा तब वो रिकॉल कर पाएगा। प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्यों को ये 3 औषधि रेगुलर बेसिस पर लेने के लिए रिफर करते थे। इसके साथ भ्रामरी योग प्राणायाम भी करवाते थे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भ्रामरी कैसे की जाती है। बहुत ही सिंपल है और उसके बेनिफिट क्या है वो उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस इनटेक करनी है, अंदर लेनी है। उसके साथ हमें पहली जो 2 उंगली है वो हमारे फोरहेड पर यहाँ पर रखनी है। बाकी जो जो पार्ट है वो हम आंखों पर रख देंगे और ये जो थंब है वो कानों पर रखना है। कान हम बंद करेंगे। फिर जो सांस भरी है उससे हम हमिंग करते हुए, जैसे भ्रमर कैसी आवाज करता है वैसे हमिंग करते करते हम बाहर निकालेंगे। तो आप ये देख लीजिए, फिर उसके बेनिफिट सुन लेते हैं। ये जो हमिंग है वो पर्टिकुलर ऐसे वाइब्रेशंस डेवलप करता है हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर, जिससे हमारे जितने हैप्पीनेस बेस्ड जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो एक साथ हमारे ब्रेन और फुल बॉडी में रिलीज होने लगते हैं, जिससे हमारा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ एक साथ रिमूव हो जाता है। उसके साथ साथ ये माइलिन के फ्लो को बहुत ही सडनली ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे होता क्या है कि उन औषधियों का हमने इनटेक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं जिससे माइलिन का फ्लो अपने आप बढ़ जाए और हमारा टेंशन, डिप्रेशन वो अपने आप कम हो जाए। मतलब ये एक तीर 2 निशाने वाला काम करता है। आप साइंटिफिक रिसर्च भ्रामरी के बेस पर जाकर गूगल से सर्च कर सकते हैं कि भ्रामरी फिलहाल एंजाइटी रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट टूल है और स्टूडेंट्स को तो ये रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए। अगर आप फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करना चाहते हैं तो फिर भ्रामरी आपकी रूटीन लाइफ का एक बेसिक और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाना चाहिए, जिससे हमारे माइलिन केमिकल को इंक्रीज होने के लिए, फ्लो होने के लिए बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए। अब फोटोग्राफिक मेमोरी का सबसे बेस्ड टूल मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं और उसका नाम है मेमोरी मेडिटेशन। जी हाँ, मेमोरी मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपने इस वीडियो में जो जो डिफरेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स समझे, सीखे, उन सब का एक कंप्लीट पैकेज और वो सबकॉन्शियस लेवल पर करने की एक प्रोसेस है। ये जो सारी प्रोसेस और मैंने स्टेप्स बताए वो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए है, लेकिन अब मेमोरी मेडिटेशन जो हमारी डायरेक्ट सबकॉन्शियस लेवल पर होने वाला है। आप सब जानते हैं कॉन्शियस माइंड हमारा 10% पावरफुल है, या फिर उसके पास जितनी भी एनर्जी है ना उसका 10% वो यूज करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो 90% एनर्जी या फिर पावर को होल्ड करता है। मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड पर अगर ये पूरी टेक्निक फॉलो करेंगे तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी मजबूर हो जाएगी मेमोरी या फिर फोटोग्राफिक मेमोरी या मोटर मेमोरी को डेवलप करने के लिए। तो अब जो प्रोसेस है वो मैं कंप्लीटली सबकॉन्शियस माइंड के लिए बताने जा रहा हूं। मेमोरी मेडिटेशन में आपको सिंपल सेल्फ अफर्मेशंस देनी होती है। क्या कि मुझे सब कुछ एक ही बार देखने से, सुनने से और सीखने से याद रह जाता है। ये जो सेंटेंस है वो आप सबकॉन्शियस लेवल पर करेंगे। कैसे और कहां पर? 2 जब पॉइंट्स होते हैं, 2 डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं। फर्स्ट कि जब हम नींद से फ्रेश होकर जागे, सुबह का टाइम, तब जैसे ही हम बेड से उठे हैं तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे कॉन्शियस लेवल पर जाने लगता है। हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा लेवल से बीटा लेवल पर जाते हैं। इस वक्त मैं ये वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं तो आपका और मेरा दोनों का बीटा लेवल ऑपरेट होता है। इट मीन्स हमारे दोनों के जो ब्रेन वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से 35 हर्ट्ज के बीच होती है। इसको हम कहेंगे बीटा एनर्जी या फिर बीटा लेवल हमारे थॉट्स का। जब हम सो जाते हैं तब हम डीप अल्फा, गामा, थीटा स्टेट में चले जाते हैं। उसमें से जब हम सोने की प्रोसेस में हो या फिर जागने की प्रोसेस में हो तब हम एक बीच का मिडल स्टेट आता है जिसको कहते हैं अल्फा स्टेट। उस टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाइपर एक्टिव होने लगता है और जो हमारे ब्रेन वेव्स थे उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होके अल्फा स्टेट में चली जाती है।
तो ये जो अल्फा स्टेट है ना, वो मेडिटेशन का स्टेट है। और उस टाइम मेडिटेशन में जो जो हम सोचने वाले हैं वो इनपुट लेवल पर हमारे बॉडी के एवरी सेल तक वो पहुंच जाता है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब आपको ये जो सारी प्रोसेस है उसके एक अफर्मेशंस बनाने लगने हैं कि मैं खुद बहुत ही पावरफुल मेमोरी वाला पर्सन हूं, मुझे सब कुछ याद रहने लगता है, मेरी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी बन चुकी है। जी हाँ, हमारी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी बन चुकी है। ये आपको उस अल्फा स्टेट में या मेडिटेशन के दौरान कहना है अपने आप को, जिससे आपका सबकॉन्शियस उसको 100% सही मान के जो मेडिकल या फिर इंटरनल चेंजेस है वो अपने आप करने लगेगा, एडजस्ट करने लगेगा, और आपकी कंप्लीट बॉडी को फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए बनाने लगेगा, हेल्प करने लगेगा। तो आपको मेडिटेशन सोने के टाइम पर रात को, और जैसे ही जागो बेड से उसी टाइम, मतलब ये 2 टाइम, जैसे हम सोने जा रहे हैं तो हमारा बीटा लेवल से अल्फा लेवल पहुंचना स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड के वेव्स का, और सुबह जब जगते हैं तो सोने के बाद जब उठते हैं तब हमारा जो अल्फा लेवल से या फिर थीटा लेवल से ब्रेन वेव्स हैं वो बीटा लेवल पर आते हैं। तो इन दोनों की जो प्रोसेस के बीच का पार्ट है उस टाइम हमें ये मेडिटेशन करना होता है। और ये लिटरली हमारे 4 वेदों 18 पुराणों में ये प्रोसेस सिखाई जाती है, ताकि जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है उनमें ये फोटोग्राफिक मेमोरी अपने आप वो बिल्ड हो जाए, और सारे शिष्यों को जो जो गुरु श्लोक के द्वारा बोलते हैं वो सिर्फ सुनने से याद रह जाए। तो ये सारी टेक्निक्स को, स्टेप्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करने से आप भी फोटोग्राफिक और मोटर मेमोरी को बहुत ही इजी वे से डेवलप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, मतलब इन वीडियोस में जो जो स्टेप्स बताए गए, जो जो प्रोसेस बताई गई, अगर आप मिनिमम 21 डेज तक रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो 100% आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो ही जाएगी।